हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ खास चीज़ों को सीखने के लिए। और जैसा कि अभी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव वगैरह हम बता रहे हैं, और जितने भी तरह के एग्जामिनेशन है उसमें क्या होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस को पहले टारगेट किया जाता है और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन में इसी को बनाते भी हैं। तो हम लोग आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और भी जो है हम लोग ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते हैं। जो भी दर्शक और हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल्स को देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम लोग कुछ नया सीखते हैं। देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम का दौर चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ना कि ज़्यादा डिटेल्स हम लोग जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे क्या होता है कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन आने वाले मैं बता दूं कि बहुत ही खास और काफ़ी इजी वे में आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट नॉलेज नहीं होने के कारण, कंसेप्ट नहीं होने के कारण हम उस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो आसान क्वेश्चन वही होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, और जिसको अगर हम नहीं जानते हैं वो इजी क्वेश्चन भी हमारे लिए लेंदी और भारी हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए हम लोग देखेंगे जैसे कि आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा 8 to the power 0 into 2 का पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, इस तरीके से रहेगा। ऑब्जेक्टिव में आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि 0 बना दिया, बी में जो है यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, सी में 2 हो सकता है और डी में आपका 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ चीज़ देखेंगे कि थोड़ा सा कंसेप्ट की ओर ध्यान देंगे। वो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 अगर होता है, क्या होता है, अगर पावर दैट मीन्स उसका घातांक अगर 0 होता है, पावर 0 हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1। रिजल्ट क्या होता है, 1। पावर 0 होने पर कोई भी नंबर हो, एबीसीडी कोई भी नंबर अगर है और उसका पावर 0 दिया हुआ है, उसका मतलब 1 होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। अभी हमने बताया कि 8 का पावर कितना है, 0 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 2 का पावर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा बन गया। काफी मतलब कि 20 से 15 से 20 सेकेंड के अंदर मैं आपको हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन निकाल करके दूंगा। यहाँ देखेंगे इसमें हमारा आंसर क्या लगेगा, टिक बी पर लगेगा। बी में हमारा क्या ऑप्शन था, 1, हम 1 पर टिक मार देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है मैथ्स में, खासतौर से कि जो आप पढ़ के जाते हैं उससे थोड़ा सा अगर हट कर आता है तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसको बनाएंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर 8 to the power 0 है और मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर 0 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के जगह पर अगर प्लस कर दिया तो क्या होगा। अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर देता है तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर किसी भी नंबर का अगर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ देखेंगे 1 + 1 रिजल्ट क्या आएगा, 2। यही सेम क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसको आपको क्या करे कि माइनस में दे दे, अगर इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा और -1 रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई में, डिवाइड में किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट बदल रहा है। तो इस तरह का अगर वैल्यू अगर आता है तो हम लोग इस तरीके से क्विकली इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इधर 1 का पार्ट्स हो गया। 2 नंबर में देखेंगे कि 2 लगातार ऐसे लिखेंगे, 2 लगातार संख्याओं का मौसा दैट मीन्स एचसीएफ महत्तम समावर्तक क्या होगा, क्या होगा। इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग हल देंगे, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा। अगर उसका नंबर जो है 2 लगातार दिया जा रहा है तो हम लोग इसका रिजल्ट सीधा हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसका एचसीएफ जो होगा, जो मौसा होगा, वो रिजल्ट होगा 1, क्योंकि 2 लगातार जो संख्या है उसका मौसा 1 ही होता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से, जैसे कि हमने क्या किया कि 3 और 4 ले लिया। 3 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, अगर मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 3 × 1 = 3, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 3, 1 × 3 = 3 कैंसिल हो गया,
ये हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या आ गया? 1। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे और बहुत जल्दी किस तरीके से उसका हम लोग जवाब देंगे वो चीज देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस तरह क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं, यहां पर देखेंगे यदि ए और बी, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तब उनका ए और बी का, ए और बी का लसा, दैट मीन्स एलसीएम क्या होगा? ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका क्या होगा? दो अभाज्य संख्याएं आप ले लीजिए, जैसे कि 2 और यहां पर ले लेंगे 3 ले लेंगे, या 3 और 5 ले लेंगे। दो अभाज्य संख्याएं 3 और 5 ले लेंगे। तो यहां पर दोनों क्या निकालना है? लसा निकालना है। दोनों अभाज्य है, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का दो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू बी, इसका रिजल्ट हो जाएगा ए बी। इस तरीके से कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। और अगर इसमें और भी कोई एग्जांपल अगर देख लिए जाए, जैसे कि 5 और 7 ले लेते हैं, तो 5 और 7 का ए और दो अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आप भी जानते हैं जब किसी सेम टेबल से नहीं कटता है तो लास्ट में क्या करते हैं? नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 35। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। इस तरीके से ए और बी अगर दो अभाज्य संख्या है, उसका हम लोग अगर लसा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका रिजल्ट हो गया यहाँ पर ए बी। अगर कोई नंबर दिया हुआ तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजों को मैं बताऊंगा। डिटरमिनेंट्स, कुछ क्वाड्रेटिक्स क्वेश्चन से मैं बताऊंगा, और ज्योमेट्री से कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग काफी इजी वे में ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, यूं ही विदाउट स्किप किए हुए। आइए कुछ और सीखते हैं। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग 4 में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। अभाज्य संख्या बतावें, या कौन सी होगी छोटी अभाज्य संख्या? यहां पर आपको पढ़ा रहेगा 1, 2, 3, 5। इसमें आपको बतलाना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या, जैसे कि आप जानते हैं कि यह सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या जो है, प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? 2 से। 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगा, 11, 13। तो इसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपका हो जाएगा 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। यहां पर लिख देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2। तो हम लोग का यहाँ पर जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये हम लोग टिक कर देंगे। इस तरह के रिलेटेड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विषम संख्या से, सम संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उस चीज को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाकी और सारे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, वो चीज देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस तरह का दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, भाज्य या अभाज्य, यह आपको पता करना है। हमको यह बतलाना है यह जो नंबर है ये भाज्य है या अभाज्य है, इस चीज को हमको बतलाना है। तो सिंपल इसका फंडामेंटल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 13 दोनों तरफ है, 13 को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ पर आएगा 7 इंटू 11 और प्लस 13 बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट 13 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 77 हो गया प्लस 1 हो गया, ये हो गया आपका 13 इंटू 78। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या मल्टीप्लाई कीजिए 13
ये हो गया 13, 3 8 24, 2 3 7 1 और 1 23, और ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 7, 11, ये हो गया 9 और 1 10, 1 0 1 8 आ गया, 1 0 1 8। तो ये क्या कौन संख्या है? भाज्य, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में नंबर अगर आता है, संख्या दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 7 into 11 into 13 किस प्रकार की संख्या है? तो भाज्य और अभाज्य, ये हमारी संख्या भाज्य हो जाएगी। इस तरीके से इस रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन को हम लोग काफी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे कि दो धन पूर्णांक संख्याएं, दो धन पूर्णांक ए तथा बी, ए तथा बी के लिए यदि आपका दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा। ए में यहां पर रहेगा 0 लेस देन आर लेस देन इज इक्वल टू बी, बी में आपका ऑप्शन रहेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू बी, फिर सी में रहेगा 0 लेस देन बी में आपका ये है, सी में आपका ऑप्शन है 0 लेस देन आर, आर लेस देन इक्वल टू बी, और आपका डी में आंसर है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू बी। इस तरह का आपका ऑप्शन बना रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए, दोनों ए और बी दोनों धन पूर्णांक है, और ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके लिए हमारा आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इसको हम टिक करेंगे, क्योंकि 0 जो है और लेस देन आर, आर लेस देन इज इक्वल टू बी, आर जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पर ये हम लोग इसको टिक मारेंगे। इस तरह का और भी बहुत सारे जो एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चन है, तो कुछ आपको देख करके जाने हो तो जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं उसको। उसके बाद 7 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर एक कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहता है, आपसे पूछेगा कि शांत है या अशांत, शांत या अशांत, दैट मीन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से क्वेश्चन जब आता है, तो आपको यह देखना है कोई इस तरह क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है 5 बाई यहाँ पर 35 ये दिया हुआ है, 7 बाई 10 दिया हुआ है, 9 बाई यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ है, और 3 बाई 12 दिया हुआ है। आप इसको बताना है कि इसमें जो इस नंबर जो है ये कौन सा नंबर शांत है या कौन सा अशांत। तो कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे कि शांत या अशांत? आइए चेक करते हैं। तो शांत होने की शर्त यह है कि वहाँ पर 2 into 5 होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, और अशांत में अगर 2 into 5 नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग अशांत बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 बाई 35 दिया हुआ है, इसको हम लोग तोड़ेंगे 7 into 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया 1 बाई 7, ये आपका अशांत हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ 7 बाई 10 दिया हुआ है, तो 7 बाई 10 को चेक करेंगे। 10 को सिर्फ हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, जो हर संख्या है उससे मतलब है, उसको हम लोग 2 और 5 में अगर तोड़ते हैं और 2 और 5 अगर ब्रेक कर जाता है, ये नंबर आपका शांत हो जाएगा। फिर 9 बाई 4 लिखा हुआ है, आइए 9 बाई 4 को देखते हैं। 9 बाई 4 हम लोग क्या करेंगे? 9 वैसे रहेगा, सिर्फ हर वाले संख्या को तोड़ेंगे 2 into 2, ये भी 2 में आया तो ये आपका शांत होगा। दैट मीन्स शांत होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। अगर 2 और 5 उसके हर संख्या में है तो वह नंबर शांत है, और अगर 2 5 नहीं आता है, उससे कुछ भी अगर अलग आता है तो वो नंबर अशांत होगा। इस तरीके से हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विविधकर से एक क्वेश्चन आता है, तो उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोग उसको देखेंगे कि विविधकर क्या है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और काफ़ी इजी वे में समझ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक वर्ड हमारा आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स विविधकर। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है b = b² - 4ac। यह आपका भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से है। यहाँ के अंदर कुछ कंडीशंस आते हैं
कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। डी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 4ac, अगर डी जो है बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होंगे। क्या हम लोग लिखते हैं? मूल वास्तविक होंगे। अगर डी जो है लेस देन है 0 से तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मूल असमान होंगे। मूल हमारा असमान होगा। और अगर डी बराबर हो गया 0 से तो लिखते हैं कि मूल समान। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि एक द्विघात समीकरण ले लिया था यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करना है? व्युत्क्रम निकालना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 4, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्स से एक्स कैंसिल होगा, या कॉफिशिएंट उसको बोलते हैं। बी इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया और सी इज इक्वल टू हो गया 10। यहाँ देखिए हम लोग क्या निकालना है? डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बी हो गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए हो गया 4 और सी हो गया 10। यहाँ देखेंगे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 10 160। इसको जब हम लोग हटाएंगे तो आएगा माइनस 151। ये क्या हो गया? d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। यहाँ पर मूल असमान होंगे। मूल क्या होगा? असमान। इससे रिलेटेड आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको इस पर जो है डिस्क्रिमिनेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके लिख सकते हैं। या मूल असमान, ये भी ऑब्जेक्टिव में आप इस तरीके से आता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d लेस देन, अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मूल वास्तविक होगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा तो मूल असमान होगा, और बराबर रहेगा तो मूल समान होंगे। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, या आपके डिटरमिनेंट्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के एक दो और हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका हमको क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लेंगे। यहाँ पर पहले कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ए इज इक्वल टू हो गया 3, बी इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 और सी इज इक्वल टू हो गया माइनस 7। इस तरह का। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना दिया हुआ है? 3 और सी कितना है? माइनस 7। ये लिखिए। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 4 4 तो 12 और 12 7 84। यहाँ पर हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो गया कितना हो गया? 92 98। ये हमारा हो गया 88। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा? 0 से 88 बड़ा है तो हम लोग लिखेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन को हम लोग रिप्लाई करते हैं। इस रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव इस तरीके से क्रैक करके हम लोग उसका जवाब देते हैं। तो काफी सिंपल वे में डिस्क्रिमिनेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जियोमेट्री से। जियोमेट्री का ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उस चीज को देखेंगे। जियोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वजह ये होती है कि कंसेप्ट की कमी होती है, इसलिए हम लोग बहुत काफी बारीकी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? यहाँ पर हम लोग सिंपली देखेंगे, जैसे कि हमारा सर्किल हो गया और इसका जो टेंजेंट जो लाइन होता है वो इसको एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पर इसको टच करती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त की जो यहाँ पर इसका जो हल होगा, जो आंसर होगा, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास रहता है कि 1 2 3 4 इस तरीके से रहेगा। हम लोग इसका देखेंगे। पहला में जिस तरह रहता है एक बिंदु पर
2 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, 4 बिंदु पर इस तरीके से रहता है, तो वृत्त की जो स्पर्श लाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर उसको स्पर्श करती है और टच करती है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में कि वृत्त के एक ही खंड के कोण, वृत्त के एक ही खंड के कोण क्या होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन रहता है समान, असमान, असमान, यहाँ पर होता है समान, उसके बाद यहाँ पर होता है ए और बी दोनों, थर्ड में रहेगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, या फोर्थ में आपका ऑप्शन रहेगा सी, डी में ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। इस तरह के ऑप्शन होते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें एक ही और के जो वृत्त के खंड जो होते हैं वो समान होते हैं, समान वाला पर हम लोग टिक लगाएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ देखेंगे किसी वृत्त में लिखेंगे किसी वृत्त में परिधि, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का, पर के कोण का आपका ऑप्शन रहेगा दुगुना होता है, दुगुना होता है। बी में ऑप्शन रहेगा तिहाई होता है, तिहाई होता है। सी में ऑप्शन आपका रहेगा आधा होता है, हाफ, दैट मीन्स आधा होता है। डी में रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। हम लोग देखिए किसी वृत्त में परिधि पर का कोण, जो वृत्त होगा उसके परिधि पर का जो कोण होगा वो उस कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दुगुना होता है। क्योंकि एक हम लोग क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनाने के बाद जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो हमारा परिधि है, इस परिधि पर का जो केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये हमारा सेंटर जो है, केंद्र पर का जो कोण बनेगा तो वो इसका क्या होता है, दुगुना होता है, जस्ट उसका दुगुना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर का कोण, वृत्त के केंद्र पर का कोण, वृत्त के केंद्र पर का कोण कितने अंश का होता है, कितने अंश का होता है। ऑप्शन में आप करेंगे ए बराबर आपका रहेगा यहाँ पर 180 डिग्री, बी में 150 डिग्री, सी में आपका है 360 डिग्री और डी में आपका रहेगा 90 डिग्री। ये देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त पर के केंद्र पर जो कोण बनाएंगे, यहाँ हमारा वृत्त हो गया, इसका जो सेंटर होगा, इस पर जो एंगल जो बनेगा वो आपका बनेगा 360 डिग्री का। इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, दैट मीन्स 360 डिग्री। इस तरह के रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन और अट्रैक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ इसका देखेंगे सॉल्यूशन काफी इजी वे में देखेंगे। त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सीधा लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। उसको कह रहा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिख देंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यहाँ पर 2 लिख देंगे
पाई इज इक्वल टू 22/7 ले लेंगे और आर कितना है 7, 7 कट कर देंगे, ये हमारा निकल गया 44 सेंटीमीटर। तो काफी क्विकली इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उस चीज का हमको निकालना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री एक ऐसा मतलब कि चैप्टर आपका है कि सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली हम जवाब नहीं दे सकते, बट कुछ क्वेश्चंस में आपको कलम लगाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकली उसको हमको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उसका आंसर आ पाएगा। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीधा एग्जाम में जाकर के मैच करेगा। और आप लगातार बने रहिए कंटिन्यू, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहां देखेंगे काफी अट्रैक्टिव क्वेश्चंस। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, के सभी कोणों का योग, यहां आपका ऑप्शन रहेंगे 180 डिग्री, बी में ऑप्शन रहेगा 90 डिग्री, सी में आपका दिया हुआ है 360 डिग्री और डी में आपका रहेगा कोई नहीं। यहां एक चीज देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है राउंड शेप में, राउंड शेप कितने का होता है 360 डिग्री का। ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाए, सी हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और भी एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को आइए हम देखते हैं, जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिक्र है किसी वृत्त का परिमाप। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वृत्त के परिमाप, किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, और क्षेत्रफल का अनुपात है। आपसे ऑप्शन में दिए हुए इस तरीके से, ए में लिखा हुआ रहेगा 2, बी में 2 पाई, सी में आपका लिखा हुआ है 2/r और ऑप्शन डी में आपका है 2r। अब आपको इसको बताना है इसका रिजल्ट क्या होगा। यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर हल लिख लीजिए और काफी तेजी में बनाएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको विदिन मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर इसको सॉल्व करना है। किसी वृत्त का परिमाप और उसके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग यहां पर सीधा लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और यहां क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे रहा है अनुपात, तो हम लोग यहां पर अनुपात लिख देंगे। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr², ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 2πr डिवाइडेड बाई πr²। यहां पर देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कट जाएगा, तो क्या बच गया 2/r। दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सी को हम लोग टिक कर देंगे या उसको राउंड कर देंगे। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह चीज हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 4th में कि पाई का व्यवहारिक मान बतलाइए। यहाँ पर पाई का व्यवहारिक मान, अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मान क्या होगा पाई का व्यवहारिक मान। इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3.14, ये हमारा पाई का व्यवहारिक मान है। और भी देखेंगे इससे क्वेश्चन एक और है तो पाई का सन्निकट मान, पाई का सन्निकट जो मान होगा वो क्या होगा, हम लोग देखेंगे सीधा ऑप्शन पर आएंगे 62832 डिवाइडेड बाई 20,000, ये हो गया। और पाई के बारे में एक और कंसेप्ट है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, जहां भी आपको दिखे तो अपरिमेय पर टिक लगाइए। पाई का वैल्यू डिग्री में क्या होता है 180 डिग्री होता है, वैल्यू में क्या होता है 22/7 होता है और फ्रैक्शन पॉइंट दशमलव में क्या होता है 3.1। तो ये पाई से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो कि हमको जानना जरूरी है। और भी रिलेटेड और भी खास चीजों को हम लोग देखेंगे, बस अब लगातार कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ देखेंगे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात,
और व्यास का अनुपात आपको बतलाना है कि अनुपात है। ऑप्शन आपके इस तरह से होंगे, यहाँ पर दिया हुआ रहेगा π/1, बी में आपका है 2/π, सी में आपके ऑप्शन दिए हुए हैं π/2 और डी में आपका रेशियो दिया हुआ है π/4। अब हमको यह बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, तो वृत्त की परिधि और व्यास, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे, वृत्त की परिधि और यहाँ क्या लिखेंगे व्यास। क्या निकालना है अनुपात, हम लोग अनुपात में लिखेंगे। वृत्त की परिधि लिखेंगे 2πr और व्यास कितना होता है 2r। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2πr हो गया और यहाँ हो गया 2r, 2 से 2 कट जाएगा, r से r कटेगा, दैट मीन्स ऊपर पाई बच गया, नीचे क्या बच गया 1, दैट मीन्स π/1। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा ए को हम लोग क्या करेंगे सर्कल करेंगे, टिक लगाएंगे, या उसको जो सर्किल में हम लोग जो ओवरशीट पर लगाते हैं वो, तो हमारा आंसर हो गया π/1। इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, जैसे वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात, ये चीज देखेंगे। यहाँ देखेंगे वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात में आपके ऑप्शन हुए हैं इस तरीके से 2π/1, बी में हो जाएगा π/1, सी में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 3π और डी में आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 4π। हम लोग को इसको निकालना है। यहाँ देखेंगे वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात सेम उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। वृत्त की परिधि और अनुपात क्या लिखेंगे त्रिज्या, ये लिखेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई 2πr और त्रिज्या किसको बोलते हैं r को। सिंपल इस वे में देखिए 2πr और यहाँ पर हो गया r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2π और नीचे 1। इसको हम लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ गया 2π/1। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ए, ये हमारा ए पे सर्किल। इस तरीके से कुछ हमको फंडामेंटल और बेसिक चीज हमको आना चाहिए, तभी हम लोग एग्जाम में उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ खास चीजों को हम लोग को समझना होता है और वो चीज हम लोग जो है उसको लिखते हैं और एक से बढ़कर एक चीजों को जानेंगे हम लोग। इसके साथ साथ मैथ्स का ऑब्जेक्टिव काफी हो गया। मैं लगातार पिछले कई क्लासेस बता रहा हूँ कि साइंस और एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगी उस सबको मैं सॉल्व आउट करूंगा और अच्छे ढंग से बतलाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।